नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप लोगों का स्वागत है। देश में चुनाव का दौर चल रहा है। कल 5वें चरण के चुनाव होने वाले हैं। देश की राजनीति में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो उथल-पुथल हो रहा है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। जी। आनंद जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो एक बहुत चर्चा हो रही है पिछले 1-2 दिनों से वो जेपी नड्डा के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी एक अलग मजबूत संगठन के रूप में स्थापित हो चुकी है। आरएसएस वैचारिक काम के लिए है और हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसके पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि आरएसएस और के जो स्वयंसेवक हैं, उनके मन में थोड़ी उदासीनता है चुनाव को लेकर। क्या जेपी नड्डा का यह बयान आरएसएस और भाजपा के बीच कुछ खींचतान को दिखाता है? कमल जी, जब कल ये बयान आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसका बहुत छोटा सा एक संक्षिप्त वो छपा था और उसके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा ठीक से नहीं थे। उसमें यही समझ में आ रहा था कि आरएसएस का एक स्टेटमेंट को उठा के रख दिया गया था और उसी पे सारी चर्चा थी। लेकिन आज जब पूरा इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो उसको अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में देखें और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये उसी तरह, और सिर्फ यही नहीं हुआ। जब कल सुबह उनका ये खबर छपी, उसके बाद तमाम लोगों ने इस पे बातचीत की और एक एक चीज में यूनानिमस थे लोग। मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि आरएसएस और बीजेपी में कभी संबंध विच्छेद या इस तरह की पोजीशन हो सकती है। लोगों का कहना था ये लोगों को मूर्ख बनाने की, कंफ्यूज करने की, उस तरह की एक कोई चाल है। कोई भी ये तैयार नहीं था ये कहने के लिए, ये मानने के लिए कि बीजेपी आरएसएस से दूर जा सकती है। क्योंकि जब जब वो ये बात कह रहे थे, आज भी उन्होंने ये सब बातें कही, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक मतलब अगर खराब भाषा में बोलूं और जो जो कम्युनिकेबल है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो जो रायता फैलाया है मोदी जी ने, उस रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जब से इलेक्शन शुरू हुआ पूरा रायता फैला के रख दिया। मोदी ये उसी तरह से है जब मोदी जी ये कहें कि अगर कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम करता है तो उसको सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। ये मोदी जी जब कहते हैं तो आपको इस पे हंसी आएगी, गुस्सा आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन मोदी जी से, और मोदी जी दूसरे दिन जाके प्रूव भी कर देते हैं कि वो कितना हिंदू मुस्लिम करते हैं। मेरे ख्याल में जो ट्रिगर पॉइंट हुआ जिस वजह से नड्डा जी को ये कहना पड़ा है, वो कारण है 400 पार का। जब ये नारा दिया गया, उसके बाद उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने ये बताया कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, और संविधान, और साथ में मोदी जी का भी स्टेटमेंट आ रहा था। देखिए, दोनों चीजों को साथ में पढ़ने की जरूरत है। मोदी जी भी ये कहे थे कि ये ट्रेलर है, बड़ा बदलाव अभी हमें करना है। तो जब ये ट्रेलर है, बड़ा बदलाव करना है, तो इसको पढ़ा ऐसे गया कि अब आरक्षण के जो मियाद है वो चंद दिनों की है। अगर ये 400 पार इनके हो जाते हैं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद लोगों ने लगातार ये बताना शुरू किया कि आरएसएस ने अपने पिछले करीब मतलब 98, 97, 98, 95 साल के उसमें, और आजादी के बाद आरएसएस और जनसंघ और बीजेपी सब ने लगातार एक कहीं ना कहीं ये पोजीशन है कि आरक्षण से मेरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और इसलिए आरक्षण नहीं हो सकता। ये इनका इनका जनरल वो है, ये कोई वो नहीं है। तो मुझे मुझे ये बिल्कुल साफ लगता है कि चूंकि ये गड़बड़ हो गई है बीजेपी से, ये वाला मामला डाउन द लाइन बहुत तेजी से गांव तक फैल गया है। लोगों को बिल्कुल ये साफ लग रहा है कि अब ये आरक्षण खत्म कर देंगे। उस उसको धोने पोछने की, साफ करने की और सफाई देने की नड्डा जी के थ्रू जरूरत पड़ी है। मोदी जी की दिक्कत क्या है कि अगर मोदी जी इस पे कोई दो शब्द कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोगों के बीच ज्यादा ठीक से पहुंचता है। मोदी जी की दिक्कत क्या है कि मोदी जी के मन में जो रहता है वो फिर सामने नहीं आते हैं। नोटबंदी या कोई भी, वो आज तक नहीं ये मानने को तैयार है कि नोटबंदी एक गलत फैसला हो गया था। अगर मोदी जी इस देश के सामने आके कह देते कि भाई एक 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 हमें ऐसा लगा कि इस तरह से करके इकोनॉमी बढ़ेगी, आपका फायदा होगा, हमने ये काम किया, नहीं हुआ। बहुत से फैसले होते हैं उसमें गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो लार्जर वो था वो आपका हित में था भाई, माफी वो मोदी जी ये नहीं करेंगे। तो मुझे तो इसमें सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि ये जो आरएसएस और ये सब जो लड़ाई है, अरे जो ये एक बताने की कोशिश हो रही है, वो एक चीज का और एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जो लोगों का उत्साह कम हुआ है,
तो उसको उसको भी कवर करने की नड्डा जी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको अभी तक हम लोगों ने ये रीड किया था कि उत्साह कम होने का एक बड़ा कारण, हम सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बड़ा कारण आरएसएस का एक तरह से हाथ खींच लेना या उदासीन हो जाना है। नड्डा जी इसको भी एक एक्सप्लेनेशन देके कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, आरक्षण के मामले पे इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये बिल्कुल उसको चेंज करेंगे। दूसरा, जो ये काशी और मथुरा की बात अब नड्डा जी इसमें कर रहे हैं, काशी मथुरा का ये तो छत पे चढ़ के रोज रोज चिल्ला के कह रहे हैं कि काशी और मथुरा में तो हमें चाहिए ही चाहिए, और यहीं तक नहीं, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि कहीं पे भी कोई मस्जिद है उसका हम सर्वेक्षण कराएंगे और ये कराएंगे और देखेंगे कि अगर वहां हिंदू मंदिर था या कुछ था। मुझे ये लगता है कि नड्डा जी का एक मतलब नड्डा जी इन द सेंस कि बीजेपी का एक असफल प्रयास है लोगों को कंफ्यूज करके कम से कम 3 चरण के चुनाव में वो जो आरक्षण का गुस्सा या डर है उसको कुछ उस असर को कम करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं है। कमल जी। अब सर ये कहा जाता है, कई और पत्रकार ये कह रहे हैं कि थोड़ी उदासीनता तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं या स्वयंसेवकों में इस चुनाव को लेकर है। मेरा सवाल ये है कि क्या आरएसएस ये अफोर्ड कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना जीते, या वो अगर ऐसा चाहता भी तो क्या उसकी इतनी क्षमता है कि भाजपा को चुनाव में थोड़ा पीछे कर दे, जैसे कई लोग कह रहे हैं, या ये सब कुछ कहने की बातें हैं, अंत में वही बात सही है जो आनंद वर्धन जी कह रहे हैं? देखिए, जो जगत प्रकाश नड्डा ने जो कहा है उसका ये मतलब कतई नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो गई है, या भाजपा की दिलचस्पी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खत्म हो गई है, या उन दोनों के बीच में कोई संबंध विच्छेद हो गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा किस तरह चलती है, भाजपा का संचालन किस तरीके से होता है, उसके बारे में बताया है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका नहीं है। भाजपा अपने आप में एक स्वायत्त संस्था बन गई है, इतनी बड़ी है, इतनी शक्तिशाली है कि उसके पास उसको चलाने के लिए अपना इंजन है, अपनी विधियां हैं, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद नहीं चाहिए। अब इससे एक मतलब निकलता है कि भाजपा के जो संगठन मंत्री होते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हैं, अभी तक तो कम से कम यही हमारी समझ थी, क्या अब वो संगठन मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नहीं हुआ करेंगे, या जब संघ से भाजपा में वो आते हैं राजनीतिक कामकाज देखने के लिए, उसके बाद वो मोहन भागवत के अधीन नहीं रह जाएंगे, वो सीधे सीधे भाजपा का जो अध्यक्ष होगा या जो प्रधानमंत्री होगा, जो सबसे बड़ी हस्ती होगा, उसके अधीन होंगे। तो इस चीज के बारे में अभी हम लोगों को नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है। यानी वो संघ से प्रचारक भी लेंगे, उनको संगठन का कामकाज भी सौंपेंगे, उन प्रचारकों को सत्ता में भी मौका मिलेगा भाग लेने का, जब भाजपा की सरकार बनेगी, और संघ का उनके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं होगा। ये कैसे संभव है, ये समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरे एक तथ्य ये भी है कि संघ का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो नियंत्रण हुआ है वो नरेंद्र मोदी के जमाने में काफी कमजोर पड़ा है। यानी अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से तुलना करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संघ के उन स्वयंसेवकों की या उन हस्तियों की संख्या बहुत बड़ी थी जो सरकार में नियुक्तियां जिन्हें दी गई थी, सरकार में जिन्होंने नियुक्तियां दी गई थी। मोदी के जमाने में उनकी संख्या काफी कम हो गई है, ये भी एक तथ्य है। उसके बाद मोदी ने खुलेआम सरसंघ चालक की और संघ की बहुत सी मांगों को कई बार मानने से इनकार भी किया है, ये भी एक तथ्य है। मोहन भागवत ने कई ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिसमें उन्होंने मोदी को जीत का श्रेय न दिया जाए इसकी तरफ इशारा करते हैं। वो पूरी तरह एक व्यक्ति को जीत का श्रेय नहीं दिया जाए इसकी तरफ इशारा, ये इस तरह की बहुत सी बातें। तो दोनों के बीच में सहयोग भी है और दोनों के बीच में एक अंतर विरोध भी है। मेरे लिए जो मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूं, जो आनंद जी से मदद करेंगे डिकोड करने में, वो ये है कि चुनाव के बीच में नड्डा साहब ने ये वक्तव्य क्यों दिया, उस वक्त जबकि सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि संघ के स्वयंसेवक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर रहे हैं। उस वक्त अगर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये वक्तव्य देता है एक बड़े अखबार में, जाहिर है उस पर चर्चाएं सब जगह हो रही हैं कि संघ की भारतीय जनता पार्टी के संचालन में कोई भूमिका नहीं है, ये अगर वो वक्तव्य देता है तो जाहिर है कि संघ के स्वयंसेवकों पर तो इसका फिर से विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना अपना मतलब निकालेंगे। जो सोचेगा कि भाई हमारा से कोई बहुत से लोग इस निर्णय में पहुंच सकते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी की मदद ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये
ये चीज डिकोड होनी चाहिए। दूसरी बात ये पता लगाई जानी चाहिए कि ये तो घोषणा कर दी भाजपा के अध्यक्ष ने कि संघ हमारा संचालन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी संघ का संचालन करने लगी है क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस पिछले 10 साल के अंदर भाजपा की मदद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बड़ी बड़ी परिसंपत्तियां, बड़ी बड़ी एसेट्स मिली हैं। जैसे कि संस्कार भारती संगठन है, संस्कार भारती संगठन का केंद्रीय दफ्तर पहले एक फ्लैट में हुआ करता था, छोटे से। इस वक्त आईटीओ पे एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग है जिसमें उनका दफ्तर है, जिसके अंदर ऑडिटोरियम है, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं वगैरह। पहले तो सभी कुछ था ही नहीं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तरों को जो भव्यता मिली है और बड़े बड़े जो वो सब हुआ है, ये सत्ता में मोदी के आने के बाद हुआ है। साथ में ये भी बताया जाता है, ये चीजें, इन चीजों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, ये भी बताया जाता है कि संघ के बड़े बड़े पदों के ऊपर मोदी के पसंद के लोग नियुक्त किए गए हैं। मोदी जी ने कुछ इस तरीके से गतिविधियां, इस तरीके से प्रबंधन किया है कि अब वो नियुक्त सरसंचालक ही करते हैं, उनकी प्रतिनिधि सभा ही करती है, लेकिन दरअसल उसमें कुल मिलाकर मोदी की पसंद के लोग नियुक्त जाते हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर, और सरकार में उन्होंने केवल शिक्षा का हिस्सा संघ के लिए छोड़ रखा है। शिक्षा में जो चाहे वो करें, जिसको चाहे वाइस चांसलर बनाए, जिसको चाहे प्रवक्ता बनाए, जिसको चाहे कुछ करें, ये उनके लिए ये हिस्सा केवल छोड़ रखा है उनके लिए। बाकी सरकार के और किसी हिस्से में उनका हस्तक्षेप ना के बराबर है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में छोड़ रखा है। तो ये जो स्थिति है, इसका भी हम लोगों को ठीक ठीक पता लगाना चाहिए कि ये किस तरीके से सब पूरा काम हो रहा है। आनंद सर, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये कौन इस घड़ी में जेपी नड्डा का बयान क्यों आया? नहीं, मैं एक दो चीजें जो मेरी समझ आ रही है। देखिए, जैसे अभय जी ने कहा ना कि कुछ चीजें अनसुलझी हैं, अब उसमें कयासी लगाया जा सकता है। और जैसे एक तो मैंने कहा कि कंफ्यूज करने के लिए है वोटर को, थोड़ा यह है कि भाई ये हम लोग आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। लेकिन 2-3 चीजें मैं और कहूंगा। मैं थोड़ा इससे वो अलग राय रखता हूं कि कंट्रोल हुआ क्या है कि जो आरएसएस से आया, एंट्री पॉइंट तो आरएसएस है, लेकिन उसको पहला ये प्रमाण देना होगा कि उसकी स्वामी भक्ति पूरी तरह से, उसकी प्रतिबद्धता मोदी जी और अमित शाह के लिए है, आरएसएस सेकेंडरी आता है। ये मैं एक नाम से कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक नाम है सुनील बंसल, आरएसएस बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन पूरा जो कंट्रोल है वो उनके द्वारा अमित शाह साहब करते हैं। चाहे वो ठेके का लेन देन हो, चाहे नियुक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो। हालांकि कहने को वो बाहर कर दिए गए थे, लेकिन जैसा अभी कहा जाता है, मतलब ये जो मैं इसलिए इस बात को का खुलासा कर रहा हूँ, ये चीजें 2+2 करने की। राजा भैया नाराज थे, नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने कुछ जैसा वो होगा, ये बेंगलोर में इनको अपॉइंटमेंट मिला अमित शाह से मिलने का। अमित शाह जब इनसे मिले तो 2 मिनट बाद ये बोले कि सुनील बंसल से बात कर लो। और सुनील बंसल जी भी हालांकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनमें भी अहंकार की सीमाएं, जिसको कहते हैं ना कि थाला, उससे पतीली से ज्यादा कलछी गर्म है, तो वो अमित शाह से ज्यादा एरोगेंट और वो है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उनको 1-1.5 घंटा बिठाया गया राजा भैया को। राजा भैया जो पूरी तरह से इनके पाले में खड़े हुए थे, एक चीज सुनील बंसल एक चीज भूल गए कि राजा भैया बाहुबली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, मैं उसकी पैरवी नहीं करूंगा, उसकी पैरवी राजा भैया खुद करेंगे। लेकिन राजा भैया 1993 में पहली बार विधायक बन गए थे, जब मोदी जी और अमित शाह साहब, जैसा हम लोग कहते हैं कि स्कूटर पे बैठ के इन लोग घुमा करते थे, ये तो 80 और 90 के शुरू तक कहते हैं कि हम स्कूटर पे बैठ के घूमते थे। तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ, वो आरएसएस से तो आएंगे, एंट्री पॉइंट तो आरएसएस ही होगा, मतलब वो स्कूल कॉलेज जो जहां से, लेकिन प्रतिबद्धता आपको मोदी और अमित शाह की करनी है। शायद ये मैसेजिंग भी है। दूसरा, मैं एक और चीज कहूंगा अभय जी, जो मेरे संज्ञान में आया है, कहीं ना कहीं जो मोदी जी का गुस्सा है या जो इस समय अमित शाह का है, उसका एक कारण यह है कि आरएसएस के प्रतिबद्धता वाले कुछ लोग, जिनको मोदी जी ने वैसे न्यूट्रलाइज कर दिया था, इस इलेक्शन में वो एक्टिव है। और उसमें से एक नाम मैं ले रहा हूँ, संजय जोशी। संजय जोशी है दिल्ली में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की गत हुई या बीजेपी के प्रति जो गुस्सा लोगों में था विद इन बीजेपी, उसका ऐसा माना जाता है कि उसके
प्रमुख करता धरता संजय जोशी थे। तो ये कुछ इंटरनल, जैसा आपने कहा है कि वो इंटरनल पावर स्ट्रगल भी है कि मतलब कंट्रोल कौन करेगा। और मैं अंतिम बात कह के खत्म करूं, देखिए जो जो पहले आरएसएस के बारे में होता था ना, पैदल चलते हैं, ऐसे रहते हैं, तख्त पे चौकी पे सोते हैं, बड़ा, अब चार्टर प्लेन से चलते हैं। अब आरएसएस के प्रमुख भी पूरा जहाज उनके लिए जाता है, जहाज आता है। अब वो ट्रेन वेन से चलने के जमाने गए, तो चीजें चेंज हो रही हैं। हर एक आदमी अब वो हो गया। राम माधव जी, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, अब राम माधव जी बड़ी बड़ी फाइलें लेके, जैसे सतपाल मलिक कहते हैं, उनके पास जाते हैं सब काम कराने के। आरएसएस का व्यक्ति ये सब पहले नहीं करता। आरएसएस का व्यक्ति अपॉइंटमेंट करवाता था, बीसी का अपॉइंटमेंट करवा दिया, किसी को चेयरमैन बनवा दिया, लॉन्ग टर्म जहां पे हो। लेकिन फाइल लेके दलाली का काम मेरे मतलब ये जनरली पब्लिक उस पर नहीं आता था। अब वो भी आने लगा है। कमल जी, सर कल 5वें चरण के लिए मतदान है और मेरा सवाल आपसे ये है कि चौथे चरण से लेके 5वें चरण के बीच में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम माने कि जिस धारा में चुनाव चल रहा था उसमें कुछ बड़ा बदलाव आ गया या आने की गुंजाइश है? आप इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा के जो समर्थक पत्रकार हैं और वैसे समीक्षक हैं जो भाजपा के प्रति हमदर्दी रखते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अब जो 5वें चरण का मतदान होगा, इस मतदान में मुस्लिम ध्रुवीकरण के मुकाबले एक हिंदू ध्रुवीकरण होने जा रहा है। हिंदू बहुत बड़े पैमाने पर उत्साहपूर्वक जो है वो वोट डालेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुसलमान लोग बहुत ज्यादा अपनी राजनीतिक दावेदारी कर रहे हैं और हिंदुओं ने उनके मुकाबले उनका जवाब देने में काफी कोताही बरती है। तो वो होगा। तो इसलिए जो 5वें, 6वें और 7वें चरण के मतदान में भाजपा को बहुत फायदा होने वाला है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें तो पूरा इन 3 चरणों में एक तो पंजाब राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी बहुत ही कमजोर है, वहां क्या फायदा उठा लेंगे। वहां को पंजाब तो बिल्कुल अलग तरह की जगह है। फिर ये बात सही है कि हरियाणा है, इसमें दिल्ली है इसके अंदर, क्योंकि सीटें अब कम रह गई हैं। अगर भाजपा को पहले 4 चरणों में नुकसान हुआ है तो वो नुकसान हो चुका है। उस नुकसान को वो दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है उसके अंदर। अगर आपने हिंदुओं की गोलबंदी नहीं कर पाई उन चरणों में, जैसा कि वो सब लोग खुद भी स्वीकार करते हैं कि हिंदू गोलबंदी नहीं हुई, तो नुकसान तो हो गया उनके लिहाज से। तो वो नुकसान तो बदला नहीं जा सकता। सीटें तो कम रह गई हैं। कितनी रह गई हैं? मेरे ख्याल से 150 के आसपास सीटें रह गई हैं केवल। 164 सीटें केवल रह गई हैं। तो एक तरह से चुनाव तो पूरा हो ही चुका है। और इसमें पंजाब जैसी जगह है, इसमें महाराष्ट्र जैसी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है, इसमें बिहार जैसी जगह है जहां भाजपा मुश्किलों का सामना कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों चरणों में मान लीजिए थोड़ा बहुत हिंदू गोलबंदी हो भी जाए, हालांकि इसका कोई संकेत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो उनके कह रहे हैं वो लोग हैं। अगर कोई हिंदू गोलबंदी हो भी जाए तो भाजपा कोई बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर सकती है। पंजाब में हिंदू गोलबंदी का कोई खास मतलब नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग तरीके की है, वहां उस तरीके से हिंदू गोलबंदी होती नहीं है, क्योंकि वहां पर हिंदू राजनीति करने वाले लोग भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे क्या करते हैं? उद्धव ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट, पिताजी कहते थे, खुद भी हिंदू हृदय सम्राट है उनके, तो वो उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। वहां बिल्कुल मुद्दे अलग हैं और राजनीतिक समीकरण वहां महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग हैं। बिहार के अंदर दूसरे तरह की स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कि जो टेम्पलेट पहले दौर में सेट हो गया था वो टेम्पलेट इन तीनों दौरों में कुछ बदलेगा। ये जरूर हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत, ये मेरे ख्याल से तीसरे दौर के बाद चौथे दौर में मतदान के प्रतिशत में जो गिरावट आनी शुरू हुई थी, शुरू में आई थी, वो शायद गिरावट अब ना के बराबर रह गई है। तो मतदान का प्रतिशत इन तीनों चरणों में लगभग वही हो सकता है जो 2019 में हुआ था। लेकिन जो मतदाताओं की प्राथमिकताएं हैं, अगर हम लोगों का विश्लेषण सही है, मतदाताओं की प्राथमिकताएं इस चुनाव में बदली हैं, 2019 जैसी नहीं रह गई हैं। वो प्राथमिकताएं दोबारा 2019 में लौट के आएंगी, इसमें मुझे पूरा शक है। आनंद सर, उत्तर प्रदेश को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कल मैं संजय कुमार को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि राम के बदले संविधान जो है वो ज्यादा जोर पकड़ रहा है। हालांकि नतीजों को लेकर उन्होंने कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा कि 5वें चरण के जो चुनाव होने वाले उसमें रायबरेली और अमेठी भी है।
कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष ज़्यादा मजबूत चुनौती दे पा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी की बढ़त इतनी ज़्यादा है कि कुछ चुनौती मिल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैं कमल जी 14 सीटों पे चुनाव है, मतलब ये जो 5वें फेज़ का चुनाव कल जहाँ वोट पड़ेंगे 14 सीटों पे, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आपने पूछा है। और उसमें से केवल 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास रायबरेली की जो सिटिंग है 2019 की, वो सोनिया गांधी जी की। अब मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा अपना आकलन है, उसके हिसाब से बता दूं, जहां एडवांटेज इंडिया है, जीतेगा हारेगा ये तो भाई वोटर ही तय करेगा और 4 जून को पता लगेगा। मोहनलालगंज है, आर के चौधरी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। पिछली बार भी कौशल जी कुछ 60,000 वोट से जीते थे। उनके अपने बहुत समस्याएं हो गई, उनके लड़के के ऊपर हत्या का आरोप लगा है और वो और भी समस्याएं हैं। तो मोहनलालगंज मेरे हिसाब से आज की तारीख में एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। लखनऊ एडवांटेज मतलब राजनाथ सिंह बीजेपी है। रायबरेली एडवांटेज इंडिया गठबंधन। अमेठी एडवांटेज इंडिया गठबंधन। झांसी प्रदीप जैन है। 2004 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2004 और 2009 में 2 बार एमपी रहे। 2004 में शायद वो मंत्री भी बने थे। प्रदीप जैन अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं एडवांटेज नहीं मानूंगा, लड़ाई मानूंगा। मैं बांदा में बहुत 50,000 वोट से पिछली बार जीते थे और इस बार कृष्णा पटेल हैं वहां पे, मतलब वो ठीक से लड़ रहे हैं चुनाव। वहां पे भी मैं बांदा में एडवांटेज इंडिया गठबंधन मानूंगा। फतेहपुर की सीट पे लोग बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फतेहपुर पे हालांकि साध्वी निरंजना ज्योति हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि वहां पे नरेश उत्तम पटेल, जो नरेश उत्तम लिखते थे, पटेल शायद नहीं लिखते थे पहले, वो नरेश उत्तम जी जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो उसको प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ के अखिलेश यादव जी ने उनको फतेहपुर से उतारा है और मेरे हिसाब से आज की तारीख में एडवांटेज नरेश उत्तम है। उसमें कहीं कोई मतलब मैं जैसे चुनाव को देख रहा हूं उसमें मुझे कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। कौशाम्बी में 5 सीटें हैं और कौशाम्बी में इसलिए बता दे रहा हूं कि कौशाम्बी वो सीट है जहां के नीचे की विधानसभा की 2 सीटें, जिसमें राजा भैया की कुंडा और दूसरा कौन सा गंज है, बाबागंज है, उन्हीं के पार्टी का जो व्यक्ति है, वो सुरक्षित सीट है। ये दोनों जीत के आते हैं। ये कौशाम्बी वो सीट है जिसमें पिछले साल 2019 में राजा भैया का कैंडिडेट शैलेंद्र जी को 1.5 लाख वोट मिले थे। हार जीत 30,000 से हुई थी। इस बार राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं कौशाम्बी को भी एडवांटेज समाजवादी मतलब इंडिया गठबंधन। बाराबंकी तनुज पूनिया एडवांटेज इंडिया गठबंधन। फैजाबाद में बहुत टफ लड़ाई है क्योंकि विधानसभा में भी 2022 में 2-2 सीटें दोनों के पास हैं, मतलब 2 सीटें विधानसभा की सपा के पास, 2 सीटें भाजपा के पास। वहां अवधेश प्रसाद बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। फाइट है, उसको एडवांटेज नहीं बोलूंगा। कैसरगंज मुझे अजीब सा लगता है कि कैसरगंज अगर बीजेपी जीते तब भी उसके लिए मुसीबत, हारे तब भी मुसीबत। जीत जाएगी तो अगले 5 साल भी लगातार ब्रजभूषण के ऊपर विपक्ष वालों को अटैक करने के लिए, बीजेपी के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत मुफीद कैंडिडेट मिले रहेंगे। और अंत में गोंडा, वहां पे बेनी प्रसाद वर्मा जी की पौत्री श्रेया वर्मा लड़ रही हैं। मेरे आकलन के हिसाब से इन 7 सीटों पे, इन 8 सीटों पे मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, झांसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और गोंडा में एडवांटेज इंडिया गठबंधन है और कुछ सीटों पे लड़ाई है। अब उसमें देखने वाली बात होगी। तो जहां पे 14 में 1 सीट थी, वो अब 14 में 6 होगी कि 8 होगी कि 9 होगी ये तय है। 5 से ऊपर तो होगी ही होगी इंडिया गठबंधन की। तो मेरे हिसाब से बीजेपी की दिक्कत है यहाँ। और जो आपने कहा ना कि 4 चरणों के बाद, अब हो क्या गया है कि अब जो लोग थोड़ा फेंस में भी थे, मेरा एक घनिष्ठ दोस्त है, मैं बता दूं, नाम है, लेखक है, बंबई से आया है, कह रहा है अरे भाई मैं आ गया बंबई से, अब लगता है बीजेपी जा रही है, तो मैंने सोचा कि बीजेपी को 1 वोट तो मैं कम से कम दे ही दूं, अब मालूम नहीं मेरी पत्नी देगी नहीं देगी। कुछ इस तरह की बातें लोग करने लगे। तो बीजेपी का ग्राफ तो नीचे हुआ ही है और उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। कमल जी, कमल, एक सवाल मैं आनंद जी से पूछना चाहता हूँ। आनंद जी, आपका कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के बारे में आकलन क्या है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे यहाँ दिल्ली में पत्रकार तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें हार सकती है,
मैं 55 सीटें मिलेंगी, 55 सीटें मिल सकती मेरा हैं। मेरा मेरा आकलन यह है कि भाजपा 50 क्रॉस नहीं करेगी अच्छा। और 40 से नीचे नहीं खिसकेगी। वो 40 से 50 के बीच में, लेकिन 50 क्रॉस नहीं करेगी। मैं अभी भी बहुत मतलब जितना मेरा मेरा असेसमेंट है, 50 बीजेपी क्रॉस नहीं कर रही है। अब वो 40 और 50 के बीच में कहाँ रुकेगी, ये अभी थोड़ा एग्जैक्ट अच्छा, कहना। आपने जो आपका ये जो आकलन है, मैं इसे भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, मैं इसे आकलन कहूंगा। आपका ये जो आकलन है, अगर ये आकलन सही साबित होता है, मैं समझता हूं कि भले 100% सही ना हो, अगर ये 80% या 90% भी सही साबित हो, भाजपा की 2-4 सीटें और बढ़ जाएं, 55 तक आ जाए भाजपा, मतलब ये तो मैं मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति का सामना कर रही है, फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक खामोश नाराजगी है, जो कि हर तरीके से व्यक्त हो, जो मतदान में व्यक्त होगी। फिर हमें ये मानना चाहिए। फिर आपका क्या ख्याल है? नहीं, नहीं, और अभय जी एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि पूरे पूरे देश में जहां सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा बीजेपी बीजेपी, राम जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे साल का अगर आप उठा के देख लीजिए तो 80 सीटों का मैं वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी काशी चलता रहता है, कभी मथुरा चलता रहता है, कभी राम मंदिर चलता रहता है, कभी योगी जी बुलडोजर चलाते रहते हैं, कभी वो अतीक मरते रहते हैं, तो मुख्तार अंसारी मरते रहते हैं। वो एक कांस्टेंट आप उसको ऑन टोज रखते हैं, मतलब देर आर हरदम कुछ ना कुछ। आप बीजेपी के उन लोगों को, जो बीजेपी के, जिनको हम लोग मतलब एक जनरल भाषा में लोग भक्त बोलते हैं या ट्रोल आर्मी बोलते हैं, उनको आप चारा देते रहते हैं कि भाई और तेजी से। और इतना इतना एग्रेसिव पोस्चर बीजेपी का पूरे देश में, इवन गुजरात में भी इस तरह का नहीं होता है जितना उत्तर प्रदेश में आप एक हरदम एक हाइप बना के रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हाइप में अगर कहीं छेद हो रहा है या पंचर हो रहा है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, वो पूरे देश में उसका संदेश जा रहा है, पूरे देश में उसका संदेश जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ब्रिजभूषण जीतते हैं, ब्रिजभूषण के लड़के, तब भी मुश्किल, हारते हैं तब भी मुश्किल। वो किसी भी तरह से एडवांटेज वो नहीं होगा। ऐसे ही टेनी जीतते हैं तब भी मुश्किल, हारते हैं तब भी मुश्किल। और ये मैं एक और चीज बता दूं, जो तो शायद 4 जून के बाद हम लोग इसको ज्यादा ठीक से व्याख्या कर पाएंगे। ये सर्वविदित है कि टेनी और ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर अमित शाह जी का हाथ है, और ये भी सर्वविदित है कि योगी जी इन दोनों लोगों के प्रति बहुत हमदर्दी नहीं रखते। अभय जी। अच्छा, दूसरे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कमल, कि ये जो चर्चा है जिसको अरविंद केजरीवाल ने बहुत हवा दी है कि योगी जी को साफ कर दिया जाएगा, मैं चलिए ये छोड़ देते हैं इस बात को, योगी जी को साफ किया जाएगा, क्या वास्तव में अमित शाह और आदित्यनाथ जी के बीच में कुछ इस तरह के अंतर्विरोध हैं जिनका चुनाव के ऊपर असर पड़ सकता है? भाई, अंतर्विरोध तो राजनीति में होते ही है, अंतर्विरोध भी होता है, मौका पड़ने पे एकता भी होती है, ये सारी प्रक्रियाएं तो चलती रहती हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त चुनाव चल रहा है, तो क्या वास्तव में ये अंतर्विरोध, इसका परिणाम चुनाव पर पड़ने वाले विपरीत असर में निकलेगा? मैं अभय जी इसलिए बता दूं कि ये आज से नहीं, जब से योगी जी आए हैं उसके एक दो साल के बाद ये दांवपेच यहाँ पे शुरू हो गया है। मैं बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी बता दूं। आनंदीबेन पटेल को हटाने में सबसे प्रमुख भूमिका वहां पे अमित शाह की थी, और जब वो वहां से हट के उत्तर प्रदेश आए तो योगी जी ने एक अनकॉल्ड, बहुत से लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन बिना कुछ कहे योगी जी ने आनंदीबेन के साथ वाले पाले में आए। और ये भी मुझे उस समय किसी ने कहा था, मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है। मुझे 2018-19 में जब आनंदीबेन पटेल आई थी, वहां के किसी उच्च पद पे बैठे हुए किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा था कि अमित शाह और आनंदीबेन पटेल, और मैं इसको बार बार अपने 4 साल पहले भी, ये लोग मंच शेयर नहीं कर सकते, आपस में इतना झगड़ा है, आपस में इतना कला है कि वो एक मंच नहीं शेयर करेंगे। अगर आनंदीबेन पटेल वहां जा रही है तो अमित शाह नहीं आएंगे, और वो पिछले 5-6 साल में किसी ने उनको मंच शेयर करते हुए नहीं देखा। तो अब क्या हुआ कि योगी जी ने एक आनंदीबेन पटेल और एक स्वतंत्र कुमार जी, जो एक कुर्मी जात से आते थे, इन लोगों को लेके एक अपनी टीम बना ली थी। आनंदीबेन पटेल को आप अगर उत्तर प्रदेश में आप पूछिए किसी से, तो वो बहुत
वो गवर्नर से ज्यादा एक सीनियर मुख्यमंत्री के तौर पे वो बहुत से काम करती है भाई, वो काफी इंटरफेरेंस है उनका। इसके सामने अमित शाह साहब क्या करते हैं कि वो उनके यहाँ एक ही एंट्री का एक ही चाहिए। अगर आप योगी जी को कहीं से योगी जी आपसे कंफर्टेबल नहीं है तो वो अमित शाह के आदमी, और उसके एक नहीं तमाम उदाहरण है। केशव प्रसाद मौर्य और ये सब तो हम सब लोग सुबह से शाम तक देखते रहते हैं। मैं उसके 2-3 उदाहरण दूं। एक संजय निषाद है। संजय निषाद ने मैं गोरखपुर के वहीं से आते हैं, महाराजगंज से आते हैं, जिला पंचायत के सदस्य का इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे। उन्होंने उनका 20-25 वर्ष का जो पुराना वो है उसमें उन्होंने कितनी गालियां दी हैं योगी जी को, ये सर्वविदित है। लेकिन अमित शाह को सबसे अच्छा निषाद लीडर संजय निषाद। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद ने 2017 के बाई इलेक्शन में गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में बीजेपी में जो योगी जी के अपने चुने हुए कैंडिडेट और योगी जी की सीट थी उस पर उनको हरा दिया था। अब अमित शाह को पूरे प्रदेश में और कोई दूसरा निषाद नहीं मिला है, उनको एक ही निषाद मिला है, संजय निषाद और प्रवीण निषाद। उसको साम दाम दंड भेद से करके अपने पाले में ले आए। अब संजय निषाद जी जिस दिन योगी जी को कुछ अपशब्द कहते हैं उस दिन एक जहाज आता है, जो संजय निषाद दिल्ली जाते हैं, चाय पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लगातार टेनी वाला केस आप देख लीजिए। टेनी वाले केस में आज की तारीख में अगर टेनी जी के लड़के को कोई दिक्कत हो रही है, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने वहां एक निष्पक्ष जांच हो जाने दी। मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, एक निष्पक्ष जांच हो जाने दी। वो निष्पक्ष जांच नहीं भी करवा सकते थे भाई, तमाम उदाहरण है। वो जो दुबे से लेके किसका है, किसको गाड़ी पलट जाती थी, क्या हो जाती थी। इस केस में उन्होंने निष्पक्ष जांच। अब टेनी जी मारे घूम रहे हैं। उसी तरह से आप किसी का नाम ले लीजिए जो अमित शाह के ने उन सारे लोगों को पैट्रोनाइज कर रखा है। एके शर्मा को वहां से मोदी जी ने नहीं भेजा, अमित शाह ने भी भेजा। योगी जी 1 साल उनको लटकाए रहे, और आज एके शर्मा की हैसियत क्या रह गई। एके शर्मा जो यहाँ के भेजे इसलिए गए थे कि वो योगी जी को रिप्लेस करेंगे। आज वो बिल्कुल मतलब उनको कोई नाम भी देने वाला नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमित शाह की लगातार एक पॉलिटिक्स है, लगातार योगी जी को एक जो भी उनका विरोधी है उसको अपने साथ मिला के रखना। मनोज तिवारी कितनी गाली दी थी योगी जी के अगेंस्ट जब इलेक्शन लड़ा था, और सबके टिकट कटे हैं मनोज तिवारी को छोड़ के दिल्ली में। तो कोई मनोज तिवारी में सुरखाब के पर नहीं लगे। एक ये भी है कि इनडायरेक्टली योगी जी को चलो अब तुमने किया था हम इसको रखें। तो पॉलिटिक्स आप भी बहुत नजदीक से देखें, मैं भी देखा हूँ, लोग भूलते नहीं है। अभय जी, मैं अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। योगी जी, मैं अंतिम बात खत्म कर दूं। योगी जी मठ के उस मठ के सर्वोपरि, हाँ, मठ के लीडिंग वो है। हाँ, हम सब लोग योगी जी की पॉलिटिक्स से और उससे बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे हैं और सार्वजनिक रूप से इसको कहते भी हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति गोरखनाथ टेम्पल के सामने जब जाएगा तो हाथ जोड़ के ही वहां अंदर जाएगा। वो योगी जी का नहीं बात मैं कर रहा हूं, मैं क्योंकि दोनों अलग अलग दो चीजें। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इसका तमाम, और उसको मैंने कहा भी है, जब योगी जी अमित शाह से मिलने जाते थे, अभी का नहीं मालूम है कोरोना, तब उस समय उनको जूते बाहर उतरवाए जाते थे, ये भाई साहब जूते पहन के बैठे रहते थे। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, इन्फेक्शन का डर है। तो योगी क्या किसी और चीज, तो इन्फेक्शन का डर आपको है, दूसरे को नहीं है। तो एक ये जो प्रवृत्ति है इन सब लोगों की, देखिए ये प्रवृत्ति लोग कहते हैं ना पैर छुआने वाली, कि ब्राह्मण लोग पैर छुआते हैं। मायावती जी को पैर छुआने की जितनी प्रवृत्ति थी उतनी ब्राह्मणों में नहीं होगी। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जब उनके जूते उतरवाते हैं और खुद जूता पहन के बैठे रहते हैं, ये चीजें बहुत छोटी होती हैं। शायद कोई कहे कि ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, लेकिन ये चीज याद रखने वाली होती है। अभय जी, अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, वो ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है, और मेरे दिमाग में इस बात को लेकर काफी शंकाएं हैं, जो आपके साथ मैंने कल कार्यक्रम किया था पब्लिक इंडिया पे, उसमें भी मैंने वो शंकाएं आपके सामने रखी थी। ये है कि जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की 15-20 सीटें, 30 सीटें कम हो जाती, तो इसका तो योगी जी के राजनीतिक भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा।
क्योंकि उनकी सरकार है, वहां पर इतना बड़ा बहुमत उन्हें प्राप्त है और दूसरा कार्यकाल चल रहा है और माना जाता है कि मोदी जी के साथ साथ में योगी जी की लोकप्रियता भी काफी उत्तर प्रदेश में है। मोदी योगी की जोड़ी कही जाती है, डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने बुलडोजर का एक अपने बुलडोजर छाप मॉडल प्रशासन का तैयार किया है। अगर भाजपा का सीटों की संख्या कम हो जाती है और ऐसी स्थिति पहुंच जाती है, लगेगा कि तो बहुत कल्याण सिंह के जमाने की याद अगर भाई 50-51 सीटें तो कल्याण सिंह के जमाने में ही जीत जाती थी बीजेपी वहां पर। जब राम जन्मभूमि आंदोलन के थोड़े दिनों बाद राज्य सरकार में राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं आता था, लेकिन लोकसभा में तो 50 से ज्यादा सीटें भाजपा ने कई बार जीती हैं वहां पर। बाद में उसका गिरना शुरू हुआ, लेकिन तो वो तो फिर योगी जी के राजनीतिक भविष्य के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाएगा ना। नहीं, मुझे अभी ये लगता है कि योगी जी के पास टाइम है, उम्र का नहीं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने और जो जिस मेडिसिन को खा के अभी तक बीजेपी को वोट मिलते आए हैं, उसने अपनी वो बनाई है, वो है हिंदू मुस्लिम। और योगी जी मेरे ख्याल में अगर केवल हिंदू मुस्लिम है तो मोदी जी उनको पछाड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद योगी जी को छोड़ के कोई ऐसा नहीं जो हिंदू मुस्लिम जिस तरह से ये करते हैं और इनको वोट मिलता है। और इनकी अमित शाह भी करते हैं, लेकिन अमित शाह बहुत फुहड़ ढंग से करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम उस तरह से नहीं करते हैं। लेकिन योगी जी जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमको और आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कल के दिन बीजेपी अगर रिड्यूस में भी आ जाएगी तो वो मुसलमानों को गले लगाने लगेगी। उसके पास ये संभव नहीं है, उनकी जो घुट्टी है उसमें संभव नहीं है। और योगी जी को 2027 तक कोई डर नहीं है अगर मोदी जी और अमित शाह को निर्णय लेने की स्थिति से हट जाते हैं। अगर वो इफ दे आर इन अ पोजीशन टू कॉल द शॉट्स, तब उनके लिए दिक्कत। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल में क्या चीजें चेंज होंगी, क्या नहीं चेंज होंगी, कौन इधर आएगा कौन उधर जाएगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन उनके पास समय अभी है और ये योगी जी जानते हैं कि मेरे पास समय है। कमल, अब सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल मैं एक पत्रकार को भी सुन रहा था, उनसे बातचीत, और उन्होंने एक बात कही कि कुछ भी हो जनता के सामने जैसे ही ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है, तो थोड़ी नाराज है, थोड़ा कम वोट देगी, पर अंत में आएंगे मोदी ही। क्या इन सारे विश्लेषण में इस संभावना को हम खारिज कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर है बाकी नेताओं की तुलना में, और वो वापसी कर सकते हैं? देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं हारेंगे या उनका खराब परिणाम नहीं आएगा, तब तक तो ये बात कही जाती रहेगी और इसका ये एक संभावना बनी रहेगी। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव नहीं हारी है। 2014 में जो सीटें प्राप्त हुई थी उसमें उससे ज्यादा 2019 में मतदान भी मत प्रतिशत भी मिला और सीटें भी ज्यादा मिली। और मीडिया पे जिस तरह से कब्जा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया ने जिस तरह अपने ऊपर कब्जा हो जाने दिया है, उससे जनता की भावनाएं भी निकल के नहीं आ पाती। भाई, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अगर मीडिया कांग्रेस के खिलाफ इतना सक्रिय नहीं होता और पहलकदमी नहीं लेता, तो कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का माहौल नहीं बनता। वैसे माहौल बनाने में मीडिया की जो भूमिका होती है, वो भूमिका है ही नहीं कतई। इसीलिए जनता में अगर कोई सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो उस नाराजगी को कहीं अभिव्यक्ति मिलती नहीं है। आपको याद होगा कि 1989 के चुनाव से पहले दूरदर्शन पे, तब तो इस तरह का मीडिया नहीं था, दूरदर्शन पे एक बच्चे ने कह दिया था राजीव गांधी चोर है। और वो कांग्रेस के दुर्भाग्य से वो चीज ब्रॉडकास्ट हो गई, क्योंकि बोफर्स के आरोप लगे हुए थे उनके ऊपर। जब वो चीज ब्रॉडकास्ट हो गई तो वो बिल्कुल जंगल में आग की तरह, जैसे एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा देती है, जंगल में आग की तरह वो चीज फैली और देखते देखते 200 से कम पे आ गई। 400 से ज्यादा सीटें जिसको सरकार को प्राप्त थी, वो 200 से कम पे चले गए। तो मोदी जी ने वहां तो बड़ा कंट्रोल कर रखा है कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे माहौल उनके खिलाफ बन जाए। अब जो कुछ है जनता के मन में है, वोटर के मन में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वोटर सोच समझ के वोट दे रहा है। इस सोच समझ के वोट देने वाले मतदाता का चुनाव है ये। और अगर मोदी नीचे जाते हैं तो ये दरअसल मीडिया के मुंह पे भी तमाचा होगा और भाजपा और मोदी जी के मुंह पे भी तमाचा होगा। मीडिया भी उन्हीं के साथ में कटघरे में खड़ा हुआ है। आनंद सर, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते, स्वाति मालीवाल का मामला,
आप इसे कैसे देखते हैं और क्या ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ पहुंचाएगा? आम आदमी पार्टी से काफी बैकफुट पे आ गई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए 2 चीज़ें हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी का कहीं न कहीं से इसमें रोल तो है। अ, अब बीजेपी को सिर्फ़ ये लगता है कि मैं किस तरह से क्योंकि अरविंद केजरीवाल डैमेज तो ज़्यादा कर रहे थे। अच्छा, वो डैमेज जो कंट्रोल था, वो दिल्ली और पंजाब तो को छोड़ दीजिए। वो डैमेज ये हो गया था कि अरविंद केजरीवाल घूम-घूम के पूरे देश में डैमेज कर रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि उनको बाँधने की कोशिश थी। जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुए हैं कि आज आज अरविंद केजरीवाल को मार्च और ये सब करना पड़ा है, लेकिन ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अ, जहाँ तक सीट की दृष्टि है, ये काम करके पंजाब में तो एक भी वोट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक भी वोट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो हो सकता है कि कांग्रेस और इनके बीच में 13 में मान लीजिए इनको एक को 6 मिलती हैं, एक को 7 मिलती हैं या एक को 6 उसमें अदला-बदली कुछ एक आध सीट की ऊपर-नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा और कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब दिल्ली में आप कितनी सीटों पे नुकसान कर लेंगे? 7 सीटें हैं, कोई 7 में 7 तो इंडिया गठबंधन की आ नहीं रही थी। अब वो मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम कहीं नुकसान हो पाएगा तो 1 सीट का हो पाएगा। हरियाणा में 1 ही सीट लड़ रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन ओवरऑल स्वाति मालीवाल का केस उछाल के एक काम तो कर दिया कि थोड़ा अरविंद केजरीवाल का जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्योंकि वो एक देखने वाली बात होगी कि आज अरविंद केजरीवाल अगर पूरे देश में घूम-घूम के और खास करके बिहार में, हरियाणा में जहाँ पे बड़ी हिंदी भाषी हैं और ज़्यादा सीटें अभी बाकी, वहाँ अगर घूमना शुरू कर दिए थे तो नुकसान तो कर ही रहे थे। लेकिन हाँ, स्वाति मालीवाल का केस उछाल के उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को ज़रूर कुछ रिस्ट्रिक्ट ज़रूर कर दिया है। लेकिन अब मुझे एक ही उम्मीद है, जिस तरह का कल सुनवाई हुई है, परसों, और ऑर्डर रिजर्व हो गया है, मतलब अगर मैं उसको रीड कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट इनको बरी कर रहा है, उस केस ही को खत्म कर रहा है। तो पूरे दिन भर अगर आप उसमें क्योंकि इनके वकील को आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो तो पूरे जज साहब ही आर्ग्यू कर रहे थे इनका केस, जो मुझे लगा। अभय जी, अगर आप अपना इंप्रेशन बताइए उस दिन के बारे में। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोगों को ये उम्मीद करनी भी चाहिए कि जिस तरीके से भाजपा कर रही है, अब आखिरकार न्यायपालिका की तरफ से भी उसको कुछ झटके लगने ही हैं, लग ही रहे हैं झटके, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई तो भाजपा वालों को साफ सा सूंघ गया। आप उनके नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बाद में अमित शाह ने एक सधी प्रतिक्रिया दी कि ये विशेष प्राथमिकता दी गई है, स्पेशल प्रायोरिटी दी। उसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ये विशेष प्राथमिकता नहीं है, हमने कानून के तहत ही काम किया है। तो ये इस वक्त जो पीएमएलए है, पीएमएलए के सवाल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने आप कब गिरफ्तारी कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की कुछ पाबंदियां उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर लगाई हैं। अब सब चीजें पहले जैसी नहीं रह गई। और इधर प्रवीण पुरकायस्था की भी रिहाई हुई और गौतम नवलखा भी रिहा हुए, तो ये भी एक अलग सा कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। लेकिन अब सर मेरा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मसले को थोड़ा और अलग तरीके से हैंडल करके राजनीतिक नुकसान जो तथाकथित रूप से होने वाला उसको कम कर सकते थे? मिसाल के तौर पर वो विभव कुमार को अपने आप से दूर कर लेते और मामले की जांच होने देते, लेकिन मामला ज्यादा गंभीर तब हुआ जब विभव कुमार उनके साथ दिखे। तो क्या आम आदमी पार्टी इसको और बेहतर तरीके से देख सकती थी? अभी सर सवाल आपसे है। अच्छा, मुझसे आप सवाल है जी। नहीं, मैं तो मानता हूं कि जो पार्टी के अंदर मतभेद होते हैं, पार्टी के अंदर नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बदलती रहती हैं, उनकी वफादारियां बदलती रहती हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चूंकि एक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मुकदमा चल रहा था, मामला चल रहा था, तो वो स्वाति मालीवाल को उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में ले लिया आपने और उनसे ये कार्रवाई कराई। तो जाहिर है कि ये कोई कल या 13 तारीख को नहीं पता चला है आम आदमी पार्टी के पास पहले से इसकी सुगबुगाहट होगी। यह भी तो एक तथ्य है ना कि वो जब आम आदमी पार्टी में इतना संकट था, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तो 3 महीने वो वहां बनी रही अमेरिका में और उन्होंने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब वो वहां से लौट के आई तो अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुए, उन्हें अपॉइंटमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। तो सब कुछ ठीक नहीं था स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में या आम आदमी पार्टी के बीच में। तो पहले से मालूम था कि ये एक दिक्कत तलब स्थिति है। इस तरह की जब दिक्कत तलब स्थितियां पार्टियों में चलती हैं, पैदा होती हैं, तो पार्टियों में उनके प्रबंधन के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए।
आम आदमी पार्टी में उनके प्रबंधन के लिए मैकेनिज्म नहीं है, शुरू से ही नहीं है। तो उसमें इस पार्टी में, नई पार्टी है काफी, अंतः विस्फोट होते रहते हैं, इम्प्लोजन जो है ना वो होते रहते हैं। हर साल, हर 1-2 साल में एक ना एक बड़ा इम्प्लोजन होता है इसमें। ये सबसे बड़ी समस्या है इस पार्टी की। अगर ये इसको सबको ठीक कर ले, अपने संगठन में ये जो कील कांटा दुरुस्त कर ले, तो इस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक आखिरी सवाल आनंद सर आपसे आज की बातचीत के लिए। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है अभी तक 5वें चरण तक, क्या आपको ये लगता है कि उसकी सीटें बढ़ सकती हैं? उसके चुनाव लड़ने की जो पद्धति है, जिस तरीके से नेताओं को उसने प्रचार पर लगाया है, क्या उसमें आपको कुछ सब कुछ सकारात्मक दिखता है या कुछ और चीजें थी जो उसे करनी चाहिए थी? मैं इस पे बोलूं उससे पहले मैं एक चीज कह दूंगा, जो आपने कहा था ना कि विभव कुमार से दूरी बना लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर विभव कुमार से अरविंद केजरीवाल दूरी बनाते तो एक तमाम ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को या व्यक्तिगत कुछ भी उसको पीछे रखा है और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे हैं, उनको जरूर धक्का लगता। और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहना है कि ये बिल्कुल ठीक काम किया था वो। अगर विभव कुमार के प्रति आप जनरल जान लीजिए, विभव कुमार के प्रति ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाति मालीवाल का काफी कुछ फैब्रिकेटेड केस है, तो वो दूरी बनाना ठीक नहीं रहता। मैं एक और चीज इसलिए कह दूं कि ये तो अरविंद केजरीवाल को अभी नहीं, इलेक्शन बाद ये जरूर सोचना होगा कि जिन लोगों को वो राज्यसभा का कैंडिडेट बनाते हैं, एक राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं, वो कितने काम के रहते हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ स्वाति मालीवाल नहीं है, राघव चड्ढा से लेके और हरभजन सिंह और वो जो लवली यूनिवर्सिटी के मित्तल साहब, ये सारे लोग हैं। तो खैर वो एक 4 के बाद उनको लेना होगा। जहां तक रही कांग्रेस की बात, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हरदम रहती है, लेकिन कांग्रेस के जो भी कमियां थी उसको मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपने बहुत ही एक संतुलित, संभल के और उनका जो न्याय पत्र था उस पर बहुत मेहनत करके इन लोगों ने उन कमियों को काफी कुछ कवर किया है। अगर आप सोचिए तो ऐसे समय में सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट, मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट आज सब लोग भूल चुके हैं, क्योंकि पहले डैमेजिंग होता था। पहले मणिशंकर के एक छोटे स्टेटमेंट में वो मोदी जी पूरा इलेक्शन की हवा बदल दिए थे। तो मुझे लगता है कि उस मामले में कांग्रेस पार्टी थोड़ा ठीक रही है। दूसरा एक ये ठीक रही है कि जिस तरह का मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं आईटी सेल के थ्रू, तो कांग्रेस की आईटी सेल भी उनका कुछ कहीं खड़ी हुई नजर आई। उनका जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन खड़ी हुई नजर आई। तो एक ग्राउंड पे हुआ, इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। कांग्रेस में ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इम्प्रूवमेंट की सबसे ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि उनके पास बाकी सारी चीजें हैं, विचारधारा है, ऑफिस है, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन संगठन के मामले में वो लोग है। लेकिन हम सब लोग, मैं अभय जी यहाँ सामने बैठे हैं, हम सब लोग बीजेपी का क्लोन कांग्रेस नहीं चाहते हैं कि बीजेपी जैसे हम लोग होता है ना पन्ना प्रमुख संगठन, ये हम सब लोगों को ये नहीं है कि कोई बीजेपी की क्लोन पार्टी बन जाए। कमल जी, आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम मिलेंगे, तब तक छठे चरण का चुनाव भी हो चुका होगा। हम इस बात पर ध्यान रखेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, और अभय जी और आनंद जी से उसके बारे में एक विश्लेषण हासिल करते रहेंगे। आप दोनों लोगों को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।